वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 154 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 29/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग 29/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले। बाकी जो भी आपको पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं, तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी कि 9 सेंटीमीटर लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। अगर ये जो है 3 सेंटीमीटर का घन बनाया जाता है इस बड़े वाले घनाभ से, तो टोटल कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दोनों के वॉल्यूम यानी कि आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घन के जो आयतन का फार्मूला आपका क्या हो जाता है, भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो ये दोनों के वॉल्यूम का फार्मूला ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो है घनाभ के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, एक घन का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक ये जो घनाभ का टोटल वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, घन के एक वॉल्यूम से, यानी कि एक घन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ घन यानी कि नंबर ऑफ आपका क्यूब की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर जो है घनाभ की लंबाई कितनी दी गई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई 6 और ऊंचाई कितनी है 6। ये आपका घनाभ का कुल आयतन हो गया। उसमें से क्या करेंगे, घन के यानी कि एक घन के आयतन को डिवाइड कर देंगे। तो एक घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो 3 को क्या करेंगे 3 बार से गुना करेंगे। हल करेंगे, आपका नंबर ऑफ क्यूब यानी कि घन की संख्या आ जाएगी। तो 3 से 6 2 बार में, 3 से 6 2 बार में, 3 से 9 3 बार में। तो आपका कितना हो जाएगा गुना करने पर, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि बड़े वाले घनाभ से टोटल 12 घन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि 15 वर्ष में मूल धनराशि की 3 गुना हो जाती है, तो सामान्य साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई भी मूलधन यानी कि कोई भी प्रिंसिपल, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। तो 100% वाले कोई मूलधन जो है कितना हो जाता है, पहले 3 गुना हो जाता है। तो कोई धनराशि अगर पहले 100% थी तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। कितना होगा, 300% होगा। तो 100% से 300% होने में कितना समय लगता है, 15 वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इन 15 सालों में कितना प्राप्त हुआ। तो ये आपका क्या है 300%, ये आपका अमाउंट है। ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 100%। तो अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 300 माइनस 100% करेंगे, यानी कि 200% आपका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज। यानी कि ये जो 200% साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा वो कितने सालों में प्राप्त हो रहा है, 15 सालों में प्राप्त हो रहा है। तो अगर 1 साल का साधारण ब्याज प्रतिशत में निकालना है तो 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर से। लेकिन यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो यहाँ पर से 100% की कोई धनराशि को बोल रहा है कि कितना गुना, 5 गुना, यानी कि कितना प्रतिशत हो जाएगी, तो 500% हो जाएगी। 100% की कोई राशि 5 गुना यानी कि कितना हो जाएगी, 500% हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्याज उसे कितना प्राप्त होगा, 100% से 500% हो जा रही है, यानी कि 400% क्या हो रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 साल का साधारण ब्याज प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। क्या पता हो रहा है, 1 साल का साधारण ब्याज प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कितने साल में 400% हमें साधारण ब्याज
प्राप्त होगा। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज का क्या करेंगे, इस पूरे साधारण ब्याज से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 200 से 400 को काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में, 15 ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि समय आपका कितना आ जाएगा, 30 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु दिए गए, यानी कि इस तरीके से जो आपका बिंदु यानी कि वर्टेक्स यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि एक जो है क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज की जो है एक कोण का कितना दिया गया है, 1 और 0 दिया गया है, यानी कि ये यक्स रहता है, ये वाई का वैल्यू रहता है। यहाँ पर x2 y2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 और 0, और x3 y3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 और 0। पूछा क्या जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया का एरिया पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, फार्मूला भी मैं आपको यहाँ पर बाद में बता दूंगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, लेकिन पहले आप जानिए कि इसका जो है शॉर्टकट तरीका क्या होता है निकालने का एरिया। तो शॉर्टकट तरीका आपका ये हो जाता है कि कोई भी कोना ले लेंगे, यानी कि कोई भी वर्टिसेस ले लेंगे यहाँ पर। जैसे कि हम लोग यहाँ पर से शुरू करते हैं, तो पहला यहाँ पर कितना, 1 और 0, तो 1 और 0 लिखेंगे। फिर उसके आगे वाला यहाँ पर -1 और 0 है, तो -1 0 लिखेंगे। फिर तीसरा वाला 0 और 1 है, और जो पहला वर्टेक्स मानेंगे, यानी कि जो पहला कोण मानेंगे, उसे क्या कर देंगे, उसे एक बार फिर से दोबारा लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। अगर हम लोग -1 और 0 मानते, अगर शुरुआत में हम लोग -1 और 0 यहाँ पर लिखते, तो दोबारा से फिर यहाँ पर -1 0 लिखना पड़ता। लेकिन पहला बार में हम लोग 1 और 0 लिखा था, तो यहाँ पर 1 और 0 सिर्फ लिखेंगे। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने पुट कर लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ इंटू क्या करेंगे, इंटू हम लोग करेंगे कि क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करके डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि 1 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाता है, 0। क्या करेंगे, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, माइनस 1 इंटू 0 करेंगे तो कितना, 0 का स्क्वायर। ये सब आपको डायरेक्ट मुंह से निकालना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, वरना आपको यहाँ पर 1 में से 1 गुना 0, तो 0 0 0 माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, यानी कि कुछ पुट नहीं करना होगा। तो इस तरीके से परीक्षाओं में हल कीजिएगा। मैं सिर्फ बताने के लिए आपको इतना कैलकुलेशन करना, वरना आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर आगे क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्रॉस के गुना करके डिफरेंस का फिर स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 -1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या करेंगे, इसी तरीके से क्रॉस का डिफरेंस निकालेंगे। तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 0 इंटू 0, यानी कि 0 - 1 का स्क्वायर करेंगे। हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 ये आपका हो गया। यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0, प्लस -1 -0 करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस 0 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 1 2, 1/2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि 1 यूनिट स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इतना आपका एरिया आ गया। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का। लेकिन अगर आपको फार्मूला से बनाना है तो इसका फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ साइड में। सबसे पहले हो जाता है हाफ इंटू आपका हो जाता है x1 इंटू y2 माइनस y3 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, सर होल स्क्वायर होगा। ये आपका क्या हो जाता है, फार्मूला होता है। तो फार्मूला पे भी वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है, ये आपका x3 होता है, ये आपका y3 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से आप वैल्यू पुट करके भी अगर फार्मूला पता है तब आप इससे बना सकते हैं। फार्मूला नहीं ध्यान आपको रहता है तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है एरिया निकालने का। तो दोनों चीज़ से आप बना सकते हैं, दोनों स्थितियों में आपका सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 5,000 की राशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष में बढ़कर 5900 रुपये हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, रेट यानी कि दर निकालना होगा। तो दर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मूलधन दिया गया 5,000, 1 साल का मिश्र धन दिया गया 5900। तो अगर माइनस कर दे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 5900 माइनस 5,000 करेंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज 900 रुपया होगा।
हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो इस साधारण ब्याज को तुलना किससे करेंगे, मूलधन से। तो मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका रेट यानी कि दर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। यहाँ पर 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 1 शून्य 1 शून्य चला जाएगा, 5 से 90 18 बार में चला जाएगा, यानी कि रेट कितना आ गया, 18% आ गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 18% की दर से ये जो रेट है आपका, रेट समान रहेगा। तो 18% की दर से 8,000 रुपये की राशि पर 5 साल का अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या होगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया, 8,000 दिया गया। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हमें निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 साल का साधारण ब्याज कितना दिया गया, 18%। तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 5 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 18 25 90%। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 18% है तो 5 साल का साधारण ब्याज 90% होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, 8,000 का 90% निकालना होगा। तो 8,000 का 90% कितना हो जाएगा, 9 8 7200 रुपया, यानी कि 7200 रुपया क्या होगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितना होगा, साधारण ब्याज जोड़ देंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 8 7 कितना हो जाता है, 15,200 आपका क्या आ गया, मिश्र धन यानी कि 5 साल का अमाउंट आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की। तो छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले छूट आपको पता होना चाहिए, छूट किस पर दिया जाता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ये जो 25% है वो असल में क्या है, अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो अगर 100% वाले सामान पर 25% का छूट दिया जाता है, कितने का, 25% छूट दिया जाता है। रुपये में कितना का छूट मिलता है, 200 रुपये का छूट मिलता है। यानी कि अगर 25% का वैल्यू 200 रुपये है तो हमें क्या चाहिए, मार्क्ड प्राइस चाहिए, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 25% का वैल्यू 200 है तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 25 चौका आपका कितना होता है, 100% था। 2 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 800, यानी कि अंकित मूल्य कितना था उस वस्तु का, तो 800 रुपया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है। यदि वह संख्या 80 और 6 के दोगुना संख्या से विभाजित, तो 6 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6 का दोगुना आपका 12 होता है। कितना होता है, 12। यानी कि वह जो संख्या 80 और 12 से क्या है, विभाज्य है, तो वह संख्या ज्ञात करे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 11 और 12 का क्यूब कितना होता है। तो 11 का क्यूब 1331 होता है और 12 का क्यूब 1728 होता है। तो ये दोनों क्यूब आप याद रखिएगा। आपको काफ़ी बार ये जो है, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको काफ़ी बार इसके क्यूब की ज़रूरत होती है। तो 11 और 12 का क्यूब काफ़ी बार यूज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 11 का क्यूब 1331 और 12 का 1728। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों संख्या से जिन जिन संख्या से विभाज्य होगी, इन दोनों के बीच की संख्या, उसका पहले क्या करेंगे, 80 और 12 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 80 और 12 का। पहले तो 80 इंटू 4 तो पहले से इसमें गुना, यानी कि कितना बचा, 3, यानी कि 8 3 24 आपका 240 क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब 240 में कौन सी संख्या गुना करे, 240 में कौन सी संख्या से गुना करें कि गुना करने पर वो जो संख्या है वो किन के बीच में आए, 1331 और 1728 के बीच में आए। तो आपको पता होना चाहिए कि 24 छक कितना होता है, 144, यानी कि 240 को अगर 6 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 1440 आएगा। कितना आएगा, 1440 आएगा। और हमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि 1331 और 1728 के बीच वाली ये संख्या, यानी कि इन दोनों के बीच में संख्या ये आएगी, कितनी आएगी, 1440, जो कि आपकी 80 और 12 से पूर्णतः विभक्त यानी कि विभाज्य भी होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मूल्य वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट -1/√3 कितनी डिग्री का वैल्यू होगा। तो कितने का होता है, कॉट आपका हो जाता है, कॉट
120 का वैल्यू, कॉट 120 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, -1/√3 होगा। कितना होगा, -1/√3 होगा। यानी कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो कितने डिग्री का वैल्यू आएगा, 120 डिग्री का वैल्यू आएगा। हमें किसमें, इसमें रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुना करते हैं। जब डिग्री से रेडियन में चेंज करना होता है तो π/180 डिग्री से गुना करते हैं। और जब रेडियन को, यानी कि जब रेडियन को मान लीजिए पाई को हमें क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, 180/π से गुना करते हैं। तो जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो 180/π से, और जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो π/180 से गुना करेंगे। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो हमें डिग्री दिया गया है, रेडियन में चेंज करना है, तो π/180 से गुना करेंगे। 60 से काटेंगे 2 बार में, कितने बार में, 3 बार में चला जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 2π/3 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की आयु बी से कितना है, 6 वर्ष अधिक है। फिर बोला, यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, ए की आयु जो है बी से 6 वर्ष से अधिक है, यानी कि बी का अगर आयु यक्स है तो ए कितना हो जाएगा, यक्स + 6। फिर आगे बोला गया कि 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष, 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले, यानी कि दोनों में हमें क्या करना होगा, -10 करना होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो ए का हो जाएगा यक्स -4 और बी का कितना हो जाएगा, यक्स -10। फिर यहाँ पर क्या बोला गया था कि 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु के 3/4 थी, तो ए की आयु कितनी है 10 वर्ष पहले, यक्स -4 है। तो इसका कितना, 3/4 किसके बराबर है, बी की उम्र के बराबर है। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका यक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 3x 4x, यानी कि यक्स बराबर, यहाँ पर 4 × 12 10 × 40, इधर आएगा इन्वर्स, यानी कि कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आपके 28 आ गए। पूछा क्या जा रहा है, ए की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर ए की वर्तमान आयु आपकी कितनी थी, ए की वर्तमान आयु यक्स + 6 ही थी। तो -10 हम लोगों ने किया था क्योंकि 10 वर्ष पहले का हमें चाहिए था, लेकिन वर्तमान आयु सिर्फ कितनी थी, यक्स + 6 थी। तो यक्स का वैल्यू कितना, 28। 28 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 + 6 करेंगे तो 34, यानी कि ए की वर्तमान आयु 34 वर्ष है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम यानी कि HCF 11 है, LCM 330 है, उनमें से एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है आपसे कि क्या होगा। तो फार्मूला होता है इसका सिंपल सा, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। तो फार्मूला क्या हो जाता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है इन दोनों संख्याओं का HCF इंटू इन्हीं दोनों संख्याओं के LCM के गुणज के बराबर होती है। तो ये दोनों यानी कि ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी दी गई, 55। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, HCF कितना दिया, 11, LCM कितना दिया गया, 330। हल करेंगे, 11 से 55 5 बार में, 5 से 330 5 66 बार में, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई, वैल्यू 66। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या दिया गया, x + 1/x बराबर 5 वैल्यू दिया गया है और इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हल करेंगे, x × x करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x² + 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5x, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, x² + 1 बराबर 5x आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x, इन दोनों 2x² + 2 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आपका क्या बचेगा, x² + 1 माइनस आपके क्या हो जाएंगे, 5x। हल करेंगे, 3x बाई नीचे कितना हो जाएगा, x² + 1 का वैल्यू कितना है, 5x। तो अगर यहाँ पर वैल्यू 5x पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10x माइनस आपके कितने हो जाएंगे, 5x। हल करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, ऊपर तो आपका 3x, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 10x माइनस 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। x से x आपका चला गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/5, यानी कि 3/5 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6, 72 और 120 का LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो इससे सिंपल क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता परीक्षाओं में। तो सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, तीनों संख्याओं का LCM पूछा जा रहा है। वैसे तो आप देखते के साथ ही बता सकते हैं कि तीनों संख्याओं का LCM 360 ही होगा,
भाई ऑप्शन से भी आप हल कर सकते हैं कि 6 72 120 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपकी संख्या तीनों संख्याओं से कटेगी वो आपका एलसीएम हो जाएगा। या फिर आगे अगर आप डायरेक्ट थोड़ा सा बेसिक तरीके से बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिकी वाइज बताया था कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो कितनी है सबसे बड़ी संख्या, 120। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है, 72। अब 120 में कौन सी संख्या कॉमन होगी जो कि 72 को भी काटेगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रही है कि 24 120 भी करता है, 72 भी करता है। तो 24 × 25 120, 24 दिया 72। 72 में से अगर 24 निकाल दे तो बचेगा कितना, 3। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 6 तो आपका पहले ही 120 में आ गया, यानी कि आप गुना कर देंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम, 360। तो यहाँ पर आपका सभी स्थितियों में आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले अर्ध भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शीर्ष अर्ध भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि डिस्टेंस बराबर, क्योंकि हमें दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। इस फार्मूला पर आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें समय तो पता है लेकिन दो अलग अलग चाल दी गई है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी। जब आपकी दूरी समान रहे और आपसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाए तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है, 2 × V1 × V2 बाई आपका क्या हो जाता है, V1 + V2 होता है। V1 यानी कि पहले वाला चाल और V2 यानी कि दूसरे वाली चाल होती है। तो इस पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ताकि एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो चाल भी पता होगा, समय भी पता होगा, तो दूरी हम लोग निकाल लेंगे। तो एवरेज स्पीड पे वैल्यू पुट करेंगे। V1 आपका कितना है, 40, V2 कितना है, 50। दोनों का योग कितना हो जाएगा, चालों का योग, तो 50 और 40 90। हल करेंगे, 0 0 चला गया। 40 × 25 200, 200 × 2 करेंगे तो 400/9 आपका कितना आ गया, 400/9 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपकी क्या आ गए, एवरेज स्पीड आ गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस यानी कि दूरी चाहिए। तो चाल आपकी कितनी है, 400/9। समय कितना लगता है, 18 घंटा। हल करेंगे, आपकी कुल दूरी आ जाएगी। तो 9 से 18 दो बार में, 400 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 किलोमीटर। ये कुल दूरी आपकी आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्या दिया गया कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। यानी कि हमें क्या पूछा जा रहा है, 10वां नंबर के पद की संख्या पूछी जा रही है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, सबसे पहले हमें क्या पता है, ए पता है, क्योंकि पहली संख्या कौन है, 2 है। तो हमें ए पता है, यानी कि पहली संख्या पता है। nth टर्म यानी कि कैमी हमें संख्या चाहिए, वो भी हमें पता है कि 10वां पद चाहिए। फिर जो है हमें, फिर यहाँ पर से हमें डिफरेंस भी पता है, यानी कि सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे कि 2 और 7 का डिफरेंस कितना है, 5। 7 और 12 का डिफरेंस कितना है, 5। यानी कि प्रत्येक स्थितियों में 5 की हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी कि डिफरेंस कितना का है, +5 का। तो डिफरेंस हमें चाहिए, तो प्लस माइनस से कोई भी मतलब नहीं है। तो डिफरेंस कितने का, 5 का सिवाय। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, nth टर्म की संख्या चाहिए। तो nth टर्म का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, a + n - 1 × d फार्मूला होता है। तो ए भी पता है, nth टर्म यानी कि 10वां पद, n का भी वैल्यू पता है, d भी पता है। वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो a कितना है, 2, n आपका कितना है, 10। तो 10 - 1, डिफरेंस आपका कितना है, 5। हल करेंगे, यहाँ पर से 10 में से 1 गया 9, 9 × 5 = 45, 45 और 2 आपके कितना हो जाएगा, 47। यानी कि 10वां पद पर जो आपकी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 47। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें पता है कि 7 का स्क्वायर करे या 7 को पूर्णता काटे, वो 7 से पूर्णता विभक्त ही होगी। यानी कि 7 से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर किससे मतलब है, शेषफल से मतलब है। यानी कि अगर हमें इसके वर्ग का शेषफल चाहिए तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर था उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, जिससे हमें डिवाइड करना उसे क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। 7 से डिवाइड करके हमें शेषफल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर से सिर्फ रिमाइंडर से यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर विभाज्य यानी कि जिसे विभाजित किया जाता है वो संख्या से हमें मतलब नहीं है, शुरुआती विभाज्य वाले संख्या से मतलब नहीं है।
क्योंकि जिससे हमें पूर्णतः फिर से विभाजित करनी है वो 7 का स्क्वायर को भी विभाजित करेगी और 7 को पहले से ही पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो जो भी हमें मतलब है वो सिर्फ शेषफल से ही मतलब है। तो शेषफल के स्क्वायर को जो संख्या से डिवाइड करना है उससे डिवाइड करके देख लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा 4 चक 16 बटा 7। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका कितना बचता है 2, तो 2 ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इतने का क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है। तो अगर बेस सेम दिख रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर में आपका कितना है 1/5 पावर है, बेस सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, जब आपका इस तरीके से रहे, यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या 7 पे पावर ए है 7 पे पावर बी है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बेस आपका सेम है तो आपका क्या हो जाता है, पावर आपका ए माइनस बी हो जाता है। तो इस तरीके से होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पावर ऊपर में 1/5 माइनस क्या करेंगे 1/3, हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा एलसीएम 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 5, कितना हो जाएगा पावर 7 पे पावर माइनस आपका 2 बटा 5 तिया 15 होगा, यहाँ पर 5 तिया 15, 12 नहीं होगा आपका 15 होगा। तो माइनस कितना हो जाएगा पावर -2/15, यानी कि 7 पे पावर -2/15। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंगाई का खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन का, क्योंकि जो खंभा वो कैसा है बेलनाकार है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2πr होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसमें से फिर 24 गुना कर देंगे तो 24 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना निकल आएगा आपका। फिर हमें पैसा चाहिए तो क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे तो टोटल रुपीज भी आ जाएगा आपका। तो हल कर लेंगे। हमें जो है सबसे पहले एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे 2 पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया गया 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया 4। हमें क्या चाहिए 24 बेलन का टोटल जो है यानी कि 24 खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पर से हमें एक वक्र पृष्ठ यानी कि एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इसमें क्या करेंगे 24 से गुना करेंगे तो 24 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। टोटल रुपीज चाहिए तो इसमें क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा कुल रुपया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर ऊंचाई किस में दी गई है मीटर में दी गई है। जो आपका रुपये दिया गया 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दिया गया। तो जो आपकी त्रिज्या भी होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए मीटर में होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। अब हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा टोटल रुपीज आ जाएगी जो उसमें एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च होगा रंगाई में। तो हल कर लेते 7 से 28 4 बार में चला जाएगा तो गुना कर लेते। यहाँ पर जो है वैसे तो आप गुना भी कर सकते हैं या यहाँ पर जो है हम लोग डिजिटल सम से भी यहाँ पर हल कर सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं कि सभी का डिजिटल सम पहले ऑप्शन में कितना कितना सभी का आ रहा है और यहाँ पर हमें लाना कितना। तो यहाँ पर जो है 3 1 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 1 9 तो चला गया, 5 3 8 1 9 चला गया, डिजिटल सम 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 1 9 आपका, फिर यहाँ पर 5 4 9 7 3 10 यानी कि डिजिटल सम 1, फिर 5 3 8 1 9 और यहाँ पर से 9 8 2 10 यानी कि डिजिटल सम 1, 3 1 4 4 4 5 4 9 5 4 9 यानी कि डिजिटल सम 9 या फिर 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें समान दिख रही है। अब यहाँ पर से देख लेते हैं कि इसका डिजिटल सम कितना आता है। डिजिटल सम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 2 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो 6 चौक 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 का कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी कि इतने तक का डिजिटल सम 8 4 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 8 4 12, 2 1 3, 3 चौक 12, 12 यानी कि 2 1 3, 4 तिया 12, 12 2 1 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 2 5 आपका रहा। यहाँ पर फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर से 4 2 6 2 2 2 4, तो 6 दूनी 12 चौक 48, 8 4 12, 2 1 3, यहाँ पर 4 तो 4 तिया 12, 2 1 3, 4 तिया 12, 2 1 3, 8 तिया 24,
8 या 24 आ रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा 4 और 2 6, यानी कि डिजिटल सम नीचे तो आपका डिजिटल सम 1 आ जाएगा, यानी कि डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में 6 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ 1 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको डिजिटल सम निकालना नहीं आता, मैं सिर्फ इतना बड़ा गुना था इसलिए मैंने यहाँ पर डिजिटल सम लगाया, वैसे आप चाहे तो डायरेक्ट गुना करके भी देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। अगर आपको डिजिटल सम नहीं निकालना आता तो डायरेक्ट गुना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पर से इसे, अगर मैं यहाँ पर जो डिजिटल सम मैंने किया इसे अगर मैं यहाँ पर हटा दूँ तो आप यहाँ पर गुना करके देख लीजिएगा डायरेक्ट। यहाँ पर ये आपका 4 था, तो 24 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8 बटा 100 करेंगे, आपका इतना आंसर आ जाएगा डिजिटल सम, अगर आपको नहीं निकालना आता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का अंतर 60 डिग्री है, जिनमें से अंतः कोण का माप उसके संगत बाह्य कोण के माप से अधिक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। तो समबाहुभुज यानी कि कोई भी जब एंगल है, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर मान रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एंगल है, ये क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने भुजा वाली वो बहुभुज है, तो यहाँ पर मान लेते कि उसका कोई साइड है, अगर यहाँ पर से ये एंगल बनाती है, यहाँ पर से इसे अगर यक्स मान ले, तो इसका बाह्य कोण क्या बोला गया, इसका बाह्य कोण आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, या फिर इसे बोल सकते कि ये आपका वाई हो जाएगा। अगर अंतः कोण अगर हम लोग यक्स मान ले, ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा वाई, और दोनों का अंतर कितना दिया गया है, क्योंकि बोला गया है कि ये जो अंतः कोणों का माप उसके संगत बाह्य कोण के माप से अधिक है, यानी कि यक्स का वैल्यू क्या है बड़ा, दोनों का अंतर कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया, कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि यक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि अंतः कोना बाह्य कोना एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, यानी कि कितने डिग्री का कोण होता है, तो 180 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर से हम लोग यक्स यानी कि अंतः कोना बाह्य कोण का वैल्यू निकाल सकते, तो हल करेंगे यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2x बराबर आपके कितने हो जाएंगे 18 6 24, यानी कि 240 डिग्री। तो यक्स बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि यक्स हम लोगों ने किसे माना था अंतः कोण माना था, किसे माना था अंतः कोण को माना था। तो अगर अंतः कोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण आपका कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर से, अगर ये 120 है तो 180 माइनस x करेंगे तो बाह्य कोण आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अंतः कोण भी पता है, बाह्य कोण भी पता है, हमें क्या चाहिए भुजाओं की संख्या चाहिए। तो बाह्य कोण के भुजाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है 360 बट्टा यन होता है, 360 बट्टा यन बराबर जो डिग्री रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। तो बाह्य कोण का डिग्री कितना दिया गया 360 दिया गया, हल करेंगे आपका यन यानी कि भुजाओं की संख्या आ जाएगी। 60 से 360 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 6 बार में, यानी कि यन बराबर आपके कितने आ जाएंगे, यानी कि भुजाओं की संख्या कितने आ जाएगी 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्या सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेंगे। यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आपका 10 पे पावर 3, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 पे पावर 4, 32 इंटू 32 आपका बचेगा तो कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर 224 होता है। नीचे पावर क्या हो जाएंगे आपके जुट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 4 और 3 7, यानी कि 10 पे पावर 7, प्लस आपके कितने हैं 32 बटा 10 पे पावर आपके कितने 3 और 2 5 है। हल करेंगे तो नीचे एलसीएम 10 पे पावर 7, ऊपर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, यहाँ पर 1024 प्लस आपके कितने हो जाएंगे 3200 हो जाएंगे। हल करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर से 3 1 4 2 24, यानी कि 4 2 2 4 बटा 10 पे पावर 7 है। हल करने पर कितना आ जाएगा 0.1 2 3 4 2 2 4, इतना आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 4 1 2 3 4 2 2 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य से के 90% मूल्य पर बेचने पर 7% की हानि होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य जो है खुद में कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ पर जो है अंकित मूल्य कितना है 100%, यानी कि बोल सकते हैं 100 यूनिट है।
और यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी भी निकाल सकते हैं। सीपी किस तरीके से, यहाँ पर बोला गया कि अंकित मूल्य के 90% बेचने पर 7% की हानि होती है, यानी कि उसे बेचा कितने में, 100% का सामान 90% में बेच दिया, यानी कि 90 यूनिट में बेच दिया। कितने का हानि हो रहा है, तो 7% का हानि हो रहा है। यानी कि अगर इसे हमें सीपी में लाना है, क्योंकि 90 यूनिट आपका क्या एसपी है, तो अगर इसे सीपी में चेंज करना है तो 100 बटा कितने की हानि हुई, 7% की, यानी कि बेच कितने में दिया, 93% में। हल करेंगे, यहाँ पर से अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी और एमपी, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो 100 चला गया, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य और अंकित अनुपात का वैल्यू 90:93, यानी कि 90 यूनिट का सामान का अंकित मूल्य कितना है, 90 यूनिट का क्रय मूल्य का सामान अंकित मूल्य कितना रखा गया, 93 में। अगर इतने में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, 3 यूनिट का। किस पर गणना करेंगे, सीपी पर। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, 0 चला गया, 3 से 9, 3 बार में 10/3, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 3.33%। ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,000 रुपये की राशि 15% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली गई, तो 2 साल के अंत पर इस राशि पर भुगतान किया गया साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि 1 साल का साधारण ब्याज 15% है, तो 2 साल का साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 15% है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 15 दूनी 30% होगा। 30% हमें किसका निकालना होगा, 10,000 रुपये का। यानी कि अगर हम लोग 10,000 का 30% निकालेंगे तो 2 साल का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 10,000 का 30% कितना होगा, 3,000 रुपये। तो ये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर से सबसे पहले हम लोग चाल यानी कि स्पीड निकाल लेते कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो दोनों के दूरी के बीच का अंतर कितना है, 400 मीटर, और दोनों के समय का अंतर कितना है, 40 सेकेंड। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। हल करेंगे, यहाँ पर 0 चला गया, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। क्या आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, ट्रेन की यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगी, यहाँ पर जो है यहाँ पर से अगर क्या बोला गया कि ये जो है 10 मीटर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो हमें पता है और हमें समय भी पता है कि कितना, यहाँ पर जो है 40 सेकंड में, यानी कि ये जो 200 मीटर जो लंबे पुल पार करते हो कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर 40 यानी कि स्पीड से समय में गुना कर दे तो क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस ये 200 मीटर क्या आ जाएगी, पुल की लंबाई का योग आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 40 × 10 करेंगे यानी कि 400 मीटर में आपका क्या आ गया, रेलगाड़ी की लंबाई भी आ गई और पुल की भी लंबाई आ गई। लेकिन अगर इसमें से हमें सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए तो क्या करेंगे, पुल की लंबाई माइनस कर देंगे। तो आपकी क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार से उसके पाद बिंदु की दूरी 2.5 मीटर है और उसके शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की के आधार पर स्पर्श करता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, दीवार है, ये आपकी दीवार है, ये आपकी सीढ़ी है और ये जो है सीढ़ी के पद और जहाँ पर से सीढ़ी के पद नहीं, दीवार के पद और ये सीढ़ी के पद के बीच की दूरी है। बीच की दूरी कितनी दी गई है, यहाँ पर 2.5 मीटर दिया गया है और यहाँ पर आपकी क्या दी गई, ऊंचाई कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई। हमें क्या पूछा जा रहा है, सीढ़ी की लंबाई पूछी जा रही है, यानी कि ये लंबाई पूछी जा रही है। ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हल करेंगे, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 मीटर यानी कि क्या हो जाएगा, 5/2 मीटर। तो क्या करेंगे, 5/2 का स्क्वायर करेंगे। हल करेंगे,
आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 36। 5/2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25/4। हल करेंगे 36 दूनी 72, 144, 144 और 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 169/4। हल करेंगे कितना आ जाएगा 13/2। तो 13/2 मीटर में कितना आ जाएगा 6.5 मीटर। ये आपकी क्या आ गई सीढ़ी की लंबाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम 5 है, लघुत्तम 750 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करेगी कितना होगा। ये सेम क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में जो है मैंने बता चुका हूँ कि इस पर जो एक फार्मूला होता है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन था आपका। एचसीएफ एलसीएम दी गई थी, एक संख्या दिया गया था, दूसरी संख्या पूछा जा रहा था। तो वहाँ पर मैंने जो है फार्मूला एक बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणज के बराबर होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है 125। क्या निकालना हमें दूसरी संख्या, एलसीएम कितना दिया गया आपका 750 और एचसीएफ कितना दिया गया 5। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 125 25 बार में, 25 से 750 30 बार में, यानी कि दूसरी संख्या का वैल्यू कितना आ गया 30। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 है, तो वर्ष की अवधि ज्ञात कीजिए। कि यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कितने साल में 2000 पर जो है 3,328 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर तो एक तो आपका बेसिक तरीका से हो जाता है, एक आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा तुक्का भी बोल सकते हैं, लेकिन तुक्का नहीं होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ये हमेशा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साधारण ब्याज निकाल लेते हैं कि जैसे कि 20,000 का 8% ब्याज कितना हो जाता है, तो 8 दूनी 1600 रुपये, कितना हो जाएगा 1600 रुपये। तो 1600 रुपये का कितना नज़दीक है, अगर इसमें अगर 1 साल का साधारण ब्याज है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 3200। तो ये 3200 अगर साधारण ब्याज है और यहाँ पर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3328, तो क्या ये हमें बहुत नज़दीक देखने को नहीं मिला। क्योंकि अगर 3 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाता है 4800। तो आपका साधारण ब्याज कभी भी तो चक्रवृद्धि ब्याज से बड़ा नहीं होगा, तो ये आपका नहीं हो सकता बिल्कुल। यानी कि थोड़ा सा बड़ा कौन सा है 2 साल के साधारण ब्याज से थोड़ा सा ही बड़ा आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिख रहा है। यानी कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है वो कितने पे प्राप्त हो रहा है 2 साल पे प्राप्त हो रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप परीक्षाओं में समय की बचत कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका काफ़ी समय बचेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक से बनाना है तो बेसिक से भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक से पहले हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे अमाउंट को लिखेंगे। तो टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना होगा, मूलधन आपका 20,000, ब्याज आपका 3,328, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 23,328 रुपये। ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो गया। मूलधन आपका कितना है 20,000 है। यहाँ पर क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा ये 10,000 में। ये आपका 12 दूनी 12 नहीं आपका 11, 11 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 चौक 8। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100 का, और आपका 11,664 किसका स्क्वायर होता है 88 64 आपका, और 108 8 आपका 116 हो जाएगा। यानी कि ये आपका 108 का स्क्वायर हो रहा है। यानी कि ये हमें क्या दिख रहा है 108/100 का ये होल स्क्वायर है। तो अगर ये आपका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि 100% वाले सामान पर क्या लग रहा है 8% का ब्याज लग रहा है। यानी कि रेट आपका कितना 8% है। तो यहाँ पर भी कितना दिया गया था रेट 8% ही दिया गया था। यानी कि ये आपका फ्रैक्शन सही है। तो फ्रैक्शन अगर सही है तो यहाँ पर से ये जो पावर आता है वही आपका क्या हो जाता है समय होता है। यानी कि टाइम यहाँ पर आपका कितना आ गया 2 साल। तो ये आपका बेसिक तरीका होता है, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है। यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों के नए समूह का प्रसरण यानी कि वेरिएंस ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो जब आपका मानक विचलन दिया गया, क्योंकि प्रत्येक मान में वृद्धि अगर 4 का भी किया जाएगा तो मानक विचलन यानी कि प्रसारण में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से अगर जो है मानक विचलन क्या दिया, मानक विचलन दिया हुआ रहे और आपसे क्या पूछे जाए वेरिएंस पूछा जाए, तो मानक विचलन का क्या हो जाता है, ये जो मानक विचलन है
उसी के स्क्वायर का क्या हो जाता है, आपका वेरिएंस होता है। यानी कि वेरिएंस अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जो मानक विचलन, जो संख्याओं का मानक विचलन दिया गया है उसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, विचलन, यानी कि वेरिएंस आपका होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर से हमें क्या दिख रहा है कि जब एक व्यक्ति को पार करता है तो 10 सेकंड में पार कर लेता है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 20 सेकंड में पार करता है। तो समय में अंतर हमें कितना देखने को मिल रहा है, 10 सेकंड का समय में अंतर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर सिर्फ व्यक्ति को पार करता है तो 10 सेकंड का समय ले लेता है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 20 सेकंड का समय लेता है। यानी कि सिर्फ अगर उसे प्लेटफॉर्म को, यानी कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई हटा दे, सिर्फ ये 260 मीटर को दूरी तय करने में कितना समय लेता है, 10 सेकंड का समय लेता है। और ट्रेन की दूरी को ट्रैवल करने में भी वो ट्रेन खुद जो है कितने सेकंड का समय लेता है, 10 सेकंड का समय लेता है। यानी कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को या फिर सिर्फ ट्रेन को पार करने में उस ट्रेन के द्वारा 10 सेकंड का समय लिया जाता है। यानी कि अगर समय बराबर है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या होगी, बराबर ही होगी। तो अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी होगी, 260 मीटर ही होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जोड़ी रोलर स्केट्स का क्रय मूल्य 450 था, उस पर 5% बिक्री कर लगाया गया, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो 450 का सामान है, 5% टैक्स लगाएगा तो 100% का सामान कितने में बेचेगा, 105% में। हल करेंगे आपका आंसर आएगा। यहाँ पर से आपका सुना सुना चला गया, 5 से काटेंगे, ये 2 बार में, ये 21 बार में, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 21 5 105 5 10 21 चौक 84 या 10 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी आपका 21 5 105 5 तो 10 21 चौक 84 84 84 या 10 आपका कितना हो जाएगा 94। 2 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आ जाएगा 47, यानी कि 472.5 रुपये आपका क्या आ गया, बिल की राशि है। यानी कि इतना रुपये में उस स्कॉट्स का मूल्य पड़ा खरीदने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इमारत के शीर्ष, यानी कि एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लेते एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है। एक घर यहाँ पर जो है अवनमन कोण कितना बनाता है, 45 डिग्री, और यहाँ पर कितना बनाता है, 30 डिग्री। यानी कि ये जो आपका 45, ये आपका कितना है, 30 डिग्री। दोनों घरों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 50 मीटर दी गई है। हल करेंगे, 45 डिग्री के सामने वाला ये भी कितना होता है, ये भी आपका 1 यूनिट होता है, ये भी 1 यूनिट होता है। 30 डिग्री के सामने वाला आपका कितना हो जाता है कोण, तो 30 डिग्री के सामने वाला आपका कोण होता है कितना हो जाता है, आपका हो जाता है रूट 30 डिग्री का सामने वाला आपका हो जाता है 1 यूनिट ही होता है। कितना हो जाता है, 1 यूनिट होता है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है। ये जो आपका कितना हो जाता है, √3 यूनिट हो जाता है। कितना हो जाता है, √3 यूनिट। यानी कि अगर ये 50 मीटर का हमें वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 यूनिट, ये √3 यूनिट। दोनों का जो है अंतर कितना हो जाएगा यूनिट में, √3 यूनिट माइनस 1 यूनिट, दोनों का अंतर मीटर में कितना दिया गया, 50 मीटर। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 बटा, यहाँ पर कॉमन कितना आ जाएगा, √3 - 1। हल करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा √3 + 1, और नीचे आपका क्या हो जाएगा √3 - 1 का करेंगे अंतर करेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। 2 से 50 काटेंगे 25 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 × √3 + 1, ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ में क्या दिया गया, या जो है चार्ट विभिन्न वर्षों में 3 क्षेत्र, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में, सेवा यानी कि सर्विसेज में, और रक्षा यानी कि डिफेंस क्षेत्र में निवेश को दर्शाता है। तो सभी मान लाखों रुपये में, यानी कि सभी का जो है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और डिफेंस में अलग अलग कितना जो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश किया गया वो आपकी यहाँ पर संख्या में दी गई है।
और यहाँ पर जो है सभी सालों के हिसाब से यहाँ पर क्या किया गया उसे दर्शाया गया। जैसे कि 2004 में जो है मैन्युफैक्चरिंग पर 87.5 लाख रुपये खर्च किया जाता है। फिर आपका ये जो है आपका क्या है सर्विसेज यानी कि सेवा कार्य में जो इतना खर्च किया जाता है, और आपका ये डिफेंस यानी कि रक्षा बजट में इतना खर्च किया जाता है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ था। यानी कि ये जो सभी जो है तीनों अलग अलग चीज़ों में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट तीनों का मिलाकर किन वर्ष में यानी कि किस वर्ष में किया गया था वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ग्राफ से ही हम लोग जो है कुछ ऑप्शन छाट सकते हैं। जैसे कि आपका 2004 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहाँ पर देखेंगे तो 2004 का ये जो आपका सर्विसेज सेक्टर में था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में यहाँ पर 2000 आपका 6 और 7 में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर 2004 तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तीनों का योग निकालना है, तो जिसका अधिक होगा वही आपका आंसर होगा। तो 2004 तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। 7 आपका हो सकता है, 6 भी आपका हो सकता है, 5 देखेंगे तो 5 भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सर्विसेज में यहाँ काफ़ी कम हो जा रहा है। तो 5 को भी हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। तो हमें बचा 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन का योग करके चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले 2006 में चेक करेंगे कितना कितना था आपका। डिफेंस में था 243.67, फिर आपका सर्विस में कितना था 187.98 था, और आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में कितने थे 81.23 थे। अब क्या करेंगे सभी का योग निकाल लेंगे। तो 8 7 15 3 18 1, 9 6 15 2 17 1 18, हाथ में 1, 7 3 10 1 11 1 12, 18 8 कितने हो गए 26, 50 है 1 51। यानी कि ये टोटल इतना था 2006 में इन्वेस्टमेंट। 2007 का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 2007 का भी कितना था 217.46, 205.67, और ये कितना था 80.76 थे। हल कर लेते, 7 6 13 6 19, 7 6 13 4, 17 1 18, हाथ में 1, 7 5 12 1 13, हाथ में 1, 21 8 29, हाथ में 1 था, तो 30 30 20 आपका कितना हो गया 50। तो अधिक किस में दिख रहा है 2006 में, तो ये आपका आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी आपका क्या है ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश में लाखों का अंतर ज्ञात कीजिए कि कितना है। सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश में लाखों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल आपका क्या पूछा जा रहा है डिफरेंस पूछा जा रहा है, किसमें रक्षा में यानी कि डिफेंस में, और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में। तो अंतर का क्या पूछा जा रहा है योग पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा अंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर से आपका विनिर्माण। तो सबसे पहले विनिर्माण आपका यहाँ पर कौन सा है, ये आपका ब्लू वाला है, और डिफेंस आपका ये है। अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपके, तो 87.5 माइनस करेंगे, यानी कि आपके 6 7 में से 5 गया 2, और आपके यहाँ पर से 7 में से 7 गए 0, तो 28 में से 8 24 में से 8 जाएंगे तो आपके कितने हो गए 16। फिर यहाँ पर आपके डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों में, यहाँ पर से डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 9, यहाँ पर 7 7 में से 4 गया 3, और फिर आपके यहाँ पर 9, फिर आपके यहाँ पर से 21 में से 8 जाएगा तो आपके कितने हो जाएंगे 13। फिर इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर से 2, और 24 में से 8 गया तो 16। फिर इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 6 6 0 आपके यहाँ पर से 7, यहाँ पे 6, फिर आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे 21 में से 8 गया तो कितना हो जाएंगे 13। फिर यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 0 यानी कि 50। फिर यहाँ पर 19 माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, फिर 21 में से 9 जाएगा तो आप कितने हो जाएंगे 12। क्या करेंगे यहाँ पर सभी का योग निकाल लेते हैं। तो 9 6 15 4 19, हाथ में 1, 3 2 5 5 4 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 1 22, हाथ में 2, 9 2 11 6 17 1 18, 18 2 20, हाथ में 2, 6 3 9 6 15, 15 3 18, 2 20 2 22, हाथ में 2, 3 2 5 2 7। ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका क्या है ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्ष के कालखंड के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में हुए औसतन निवेश के सनिकट है, यानी कि सबसे नज़दीक है।
तो सबसे पहले देखेंगे सेवाएं क्षेत्र यानी कि सर्विसेज में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल योग निकालेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा सर्विस में, पहले जो है 2004 में कितने किए गए थे 120.41। 2005 में आपके कितने किए गए थे 121.47। उसके अगले साल में 187.98। उसके अगले साल में 205.67। उसके अगले साल में 119.35 किए गए थे। सभी का योग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15 1 16 16 7 23 23 5 28 7 में 2 4 4 8 9 8 17 6 23 23 7 3 26 7 2 28 7 में 2 7 5 12 1 13 13 9 22 7 2 24 2 8 2 10 2 12 1 13 13 2 15 हाथ में 1 4 2 6 1 7। इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितने साल के 5 साल थे तो 5 साल से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 5 75 150 5 9 45। फिर आपके कितने हो गए 3 5 6 30 यानी कि लगभग 5 7 35 लगभग आपका इतना आ जाएगा औसत। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से वर्ष से ये जो औसत सबसे नज़दीक देखने को मिल रहा है। ये तो आपका काफ़ी दूर हो जाता है, यहाँ पे लगभग आपके 30 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 30। यहाँ पर आपके कितने हैं 29। यहाँ पर आपके कितने हैं लगभग 27 है। कितने हैं 27 है। तो यहाँ पर आपके 30 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर लगभग आपके 27 है। यहाँ पर तो आपके काफ़ी दूर हो जाते, 30 से भी आपके ऊपर दूर हो जाते। तो ये तो मोर देन 30 है, तो ये आपका तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आपका क्या है, यहाँ पर भी मोर देन 30 है, ये भी आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे कम अंतर हमें किस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 27 का अंतर देखने को। कौन से साल में, 2006 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 आपका ग्राफ से में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र में निवेश का शेयर प्रतिशत उसी वर्ष सभी 3 क्षेत्रों में हुए निवेश की तुलना में न्यूनतम था। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रक्षा क्षेत्र आपका कौन सा है, डिफेंस। डिफेंस का जो है सभी क्षेत्र आपका कौन सा है, ये वाला है। कौन सा है, ये वाला। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तुलना में न्यूनतम सबसे, यानी कि उसी वर्ष में सभी तीनों क्षेत्र में हुए निवेश की तुलना में न्यूनतम किस में था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है जिसमें जो है योग सबसे अधिक आएगा, क्या आएगा, योग सबसे अधिक आएगा, उसी की तुलना में डिफेंस आपका क्या होगा, सबसे न्यूनतम आएगी अनुपात में। तो यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पर सर्विस सेक्टर में काफ़ी आपका कम योगदान है, लेकिन इन जो 2 सालों में आप देखेंगे 2006 और 2000 साल में, तो इसमें सर्विस सेक्टर का ज़्यादा योगदान है। तो अगर यहाँ पर योगदान ज़्यादा है तो टोटल योग जो आएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का टोटल जो योग आएगा इन दोनों साल में यहाँ पर अधिक आएगा। यानी कि हम ये 3 साल को, यानी कि 2004 5 और 8 को पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि 5 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। कौन कौन आपका हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है। अब यहाँ पर से हम लोग चेक कर लेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है डिफेंस कितना है, यहाँ पर डिफेंस आपका कितना है 243.67 है। कितना आपका 243.67 है। यहाँ पर कितना 217.46। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, न्यूनतम पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम हमें डिफेंस यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं, न्यूनतम आपका हमारे 207 में देखने को मिल रहा है। लेकिन और जो अदर सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस हमें यहाँ पर जो है अधिक देखने को मिल रहा है। यानी कि और वाले सेक्टर में, जैसे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सर्विस में देखेंगे तो सर्विस में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है, कच्ची में सर्विस सेक्टर में ये यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली। थोड़ा सा कमी यहाँ पर हमें किस में देखने को मिली थी, मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर यहाँ पर वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो अगर तुलना करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, अधिक न्यूनतम आएगा 2006 की तुलना में। यानी कि 2007 आपका क्या न्यूनतम है तीनों क्षेत्र के हिसाब से डिफेंस बजट में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आप पूरा एकदम बेसिक से निकालना चाहते हैं तो निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन